भारत माता की, भारत माता की। भैया थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो माइक की। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर हिफाजत की है जिसकी वीरों ने, लहू देकर हिफाजत की है जिसकी शहीदों ने, उस तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना। लहू को बहाया जिसने पानी के जैसे, लहू को बहाया जिसने पानी के जैसे, जवानी मिटा दी रवानी के जैसे, जवानी मिटा दी रवानी के जैसे। नमन है माँ भारती की, नमन है माँ भारती की संतान को, याद हमें है उनके बलिदान वो, याद हमें है उनके बलिदान वो। बोलो, याद हमें है उनके बलिदान वो, याद हमें है उनके बलिदान वो। तिरंगे के साए में कटाए जो सर हैं, तिरंगे के साए में कटाए जो सर हैं, बलिदान वीरों के जन्मों अमर है, जरूरत है उनकी फिर से, जरूरत है उनकी फिर से हिंदुस्तान को। आओ नमन करें उनके बलिदान को, आओ नमन करें उनके बलिदान को। मेरा भारत देश, मेरे भारत देश की आज़ादी, आज़ादी के आज 75 वर्ष पूरे हुए। अमृत महोत्सव पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। अपना ध्यान मेरी तरफ रखो मेरे युवक भाई, ओ भाई मेरे, थोड़ी देर इधर सुनो, थोड़ा याद करेंगे, थोड़ा पहुंच जाते हैं वहां पर बड़ी शांति के साथ। ये आज़ादी का महल, जिस महल में हम रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मिला है। हमें तो बड़ा आसान लगता है। इस महल की नींव खून से सनी है, इस महल की नींव में खून डला है उन देशभक्त वीरों का। मेरा भारत देश, यहाँ का मौसम, यहाँ की जलवायु, यहाँ का ऐश्वर्य, जो एक बार भारत में आता था बड़ा लालची हो जाता था। भारत के वैभव को देखकर उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। उस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए कभी मुसलमान आए और कभी अंग्रेज आए, एक व्यापार का नाम लेकर भारत को लूटने के लिए।
भारत की उस वीरांगना ने सबसे पहले संग्राम छेड़ा था। जब देखा था फिरंगियों ने जगह जगह अत्याचार करने शुरू कर दिए, तो एक नारी का दिल रो उठा। जिस समय आपके बच्चे टेडी बेयर से खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, उस समय वो बच्ची खेलती थी तलवार से। वो झांसी की रानी तलवार से खेला करती थी। पूत के पैर पलने से पता चल जाते हैं कि इसे क्या बनना है। अंग्रेज आए, देखा यहाँ धन तो बहुत है लेकिन फूट भी यहाँ पर, यहाँ के लोग चंद सिक्कों में बिकने वाले हैं। बिकते थे और अपनों को ही मरवा देते थे। फूट करो, फूट डालो और राज्य करो। कुछ ऐसी नीतियां अंग्रेजों ने डाली, लेकिन भारत के कुछ सपूत ऐसे थे जिनका रोम रोम कर्रा उठा, जिनके रोम रोम में तकलीफ हो गई अपनी भारत माता को आजाद देखकर। दिल्ली का वो कनॉट प्लेस, जहां पर बाहर लिखा होता था इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड, इंडियन लोगों को कुत्ता कहा जाता था। फर्स्ट क्लास की ट्रेन में वो सफर, डिब्बे में सफर नहीं कर सकते थे। महात्मा गांधी सफर कर रहे थे, एक बार सुटिड बुटिड होकर फर्स्ट क्लास की टिकट उनके पास थी, लेकिन अंग्रेज आया और उसने बूट की ठोकर मारकर बाहर गिरा दिया। उस दिन महात्मा गांधी ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक मेरे भारतवासियों को भारतीय होने का सम्मान नहीं मिलेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज हम आजाद होकर घूम रहे हैं, उन वीरों को याद करो। एक छोटा नन्हा सा 3 साल का बच्चा, पिता खेत में हल जोत रहा है और वो बच्चा लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जमीन में दबा रहा है। चाचा ने पूछा, ये क्या कर रहा है? अंग्रेजी सरकार के लिए बंदूक उगा रहा हूं। कितने साल का बच्चा? 3 साल का बच्चा। अंग्रेजी सरकार के लिए बंदूक उगा रहा हूं, फिर बंदूक उग जाएंगी, सारे अंग्रेजों को मार गिराऊंगा। और वही छोटा सा बच्चा जब 12 साल का होता है तो क्या देखता है? जलियांवाला बाग जनरल डायर की क्रूरता, खून से भरा हुआ कुआं आज भी वहां पर है जहां पर गोलियों के निशान हैं। उस बच्चे ने यह दृश्य देखकर 3 दिन तक खाना नहीं खाया। प्रतिज्ञा की, अंग्रेजों को मारूंगा 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 उनको, जिन्होंने मेरे देशवासियों का, मेरे भारतवासियों का ये हाल किया है। कौन था वो बच्चा? जानते? भगत सिंह। भगत सिंह, आजादी का दीवाना। कितने नाम लूं? राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, जिसकी मौत भी अंग्रेजों के लिए भय का पर्याय बन गई थी। अपने ही गद्दार सेवक ने पकड़वा दिया था उसे। सेवक रहता था साथ में, बताया कि किसी क्रांतिकारी को सुबह इस टाइम ये पत्र देने के लिए जाएगा, और आकर अंग्रेजी सेना ने घेर लिया। इतनी गोलियां मारी, इतनी गोलियां मारी, मरा हुआ जमीन पर पड़ा है, तब भी उसके पास जाने से घबराते हैं। इतना शूरवीर था वो, ताकतवर था चंद्रशेखर आजाद। एक छोटा सा बच्चा 19 साल का खुदीराम बोस, जिसका नाम इतिहास में इतना नहीं आता। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो इतिहास में आप जानते नहीं, जिन्होंने अपना खून बहाया। 19 साल की उम्र में फांसी दे दी। कैसी थी वो सरकार? कैसे थे वो गंदे लोग जो 19 साल के बच्चे में, कहीं भी कानून नहीं कहता कि 19 साल के बच्चे को फांसी दी जाए। और विरोध करने वाला कौन था? कुछ तो बिके हुए थे, कुछ तो गद्दारी करने के लिए तैयार थे, और गद्दारों ने गद्दारी की। लाहौर की जेल में जिस समय, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, अंदर तो बड़े जज्बात हैं,
अंदर तो बहुत कुछ है। हमारे बीच में कर्नल साहब आए हैं, इन्होंने तो कितनी लड़ाइयाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, चाइना के साथ उस वॉर में ये शामिल रहे होंगे। और गर्व की बात तो ये है कि मैं भी एक फौजी की बेटी हूँ। मेरे पिता ने भी 2 लड़ाइयाँ लड़ी, वो भी फौजी थे। तो जब जब देशभक्ति की बात आती है, मेरे रोम रोम में भी देशभक्ति की लहर मेरे खून में दौड़ने लगती है, देशभक्ति की लहर। मुझे गर्व है कि मैं एक फौजी की बेटी हूँ और आज मैं जैन साध्वी हूँ। दोनों ही कर्तव्य, एक देश का और एक धर्म का। एक धर्म का सेनानी होता है और एक देश का सेनानी होता है, वो 2 ही होते हैं, एक सैनिक और एक संत। और वो दोनों कर्तव्य निभाने का मुझे अवसर मिला है, मेरा परम सौभाग्य है। कर्नल साहब बैठे हैं, बड़े सिस्टमैटिक, बड़े सिद्धांतिक और बड़े समय के पाबंद होते हैं जो सैनिक होते हैं। आर्मी में कर्नल की पोस्ट पर थे। एक बार एक मेरे मन की इच्छा थी, कोई देशभक्त, कोई ऐसा सेनानी जो देश के लिए काम आया हो, वो यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो कर्नल साहब यहाँ पर आ गए। ये सभा और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपकी एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि एक देश के ऐसे सेनानी हमारे बीच में हैं। मैं बात बता रही थी आपको, छोटी सी बात कहूँगी, बड़ी दिल को छूती है। मैं ये बात बताती हूँ। जब लाहौर की जेल में भगत सिंह 404 पेज की एक किताब लिखी। हर दिन आज़ादी का सपना देखते देखते अपनी कलम से कागज पर उतारता गया। वो वीर, वो सेनानी, वो देशभक्त, कितना जज्बा था। 28 सितंबर 1907 में जन्म लेने वाला वो वीर शहीद आजम असेंबली में बम ब्लास्ट किया था, ये बताने के लिए कि अंग्रेजी सरकार, अंधी और बहरी अंग्रेजी सरकार देख ले कि भारत के वीरों में इतनी ताकत है। और सामने वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन भागा नहीं, सरेंडर कर दिया कि देखो भारत के वीरों में इतनी ताकत है कि वो हंसते हंसते देश पर बलिदान हो सकते हैं। एक दिन पहले ही कानून का उल्लंघन किया। भगत सिंह तत्कालीन पंजाब के गवर्नर को एक पत्र लिखा कि मैं वीरों जैसी शहादत चाहता हूं, मैं सैनिक की मौत मरना चाहता हूं, फांसी से नहीं, मुझे गोली से मारा जाए। और गोली से हंसते हंसते, जैसे एक सैनिक को गोली मारी जाती है, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा, मुझे सैनिक की मौत चाहिए। लेकिन तत्कालीन गवर्नर ने उनकी अर्जी को मंजूर नहीं किया, बल्कि यहाँ तक कि जो फांसी का दिन डिसाइड किया था उससे एक दिन पहले ही फांसी दे दी। क्योंकि वो लोग जानते थे कि भगत सिंह की जो फांसी है और उसके साथ ही राजगुरु सुखदेव, इन तीनों की जो फांसी है वो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर एक क्रांति फैला देगी जिससे पूरा देश हिल जाएगा। इसलिए चुपचाप उन गंदे लोगों ने चुपचाप सुबह के बजाय रात को, शाम को फांसी लगा दी, जो कानून का बिल्कुल एकदम उल्लंघन किया। ऐसा किसी भी कानून में नहीं आता कि शाम के समय किसी को फांसी की सजा दी जाती है। 23 जनवरी 1930 को भगत सिंह ने अपने पिता को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा, पिताश्री आप चिंता मत करना, मेरी जिंदगी में देश के सिवा और कोई आकर्षण नहीं है किसी भी चीज का। आपको याद होगी ये बात कि जिस समय मेरा जन्म हुआ था, मेरे बापू ने यानी दादा ने कहा था कि इस बच्चे को हम देश को दान करेंगे। कैसे होंगे वो माता पिता, कैसे होंगे, सोच कर देखो, रोम रोम खड़ा होता है। जिस माता पिता ने ये डिसाइड किया कि अपने
बच्चे को इसको देश के लिए दान करेंगे। बस उसी बात को याद रखना, आज ये बच्चा उसी सिद्धांत को अपनाते हुए देश के लिए दान हो रहा है, शहीद हो रहा है। अपने दोस्तों को लिखा था भगत सिंह ने कि मुझे भी जीने की तमन्ना थी और जीकर मैं बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन अब जो मेरी फांसी है वो देश के एक एक क्रांतिकारी के लिए क्रांति का सूत्र बन गई है। और जब मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमूंगा तो भारत की हर माता अपने बच्चे को भगत सिंह होने का ख्वाब देखेंगी। हर एक क्रांतिकारी मां सोचेगी कि मेरी कोख से भी भगत सिंह का जन्म होता, मेरी कोख से भी भगत सिंह का जन्म होता। और जब लास्ट टाइम में मां विद्यावंती मिलने आई तो मां ने आंसू बहाया और कहने लगी, बेटा इतनी छोटी उम्र में 23 साल का वो जवान बेटा इतनी छोटी उम्र में हमें छोड़कर चला जाएगा। तो उसने भगत सिंह ने कहा, बेबे मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रहा, मेरे जाने के बाद भी एक दिया जलता रहेगा और वो दिया मैंने जलाया है, आजादी का दिया, क्रांति का दिया, जिस दिए के अंदर तेरे भगत का खून होगा, उसमें घी और तेल नहीं होगा, तेरे भगत का खून होगा और वो ज्योति जलेगी तेरे भगत के विचारों की। ये अंग्रेजी सरकार भले ही मुझे मार सकती है, लेकिन मेरे विचारों को और मेरी क्रांति को कभी भी मार नहीं पाएगी। और बेबे एक बात का और ख्याल रखना, जब भी भारत में अत्याचार के लिए, देश के लिए कोई लड़ता तुम्हें नजर आएगा, 5 मिनट के लिए रुको भैया, बस कोई भी तुम्हें लड़ता हुआ नजर आएगा तो उस समय सोच लेना कि वो तेरा भगत लड़ रहा है, वो तेरा भगत लड़ रहा है। ऐसे वीर सपूतों की ये धरती, आज हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम ईमानदार होकर अपने देश के लिए कुछ करें। राजनेताओं तक अगर ये आवाज़ पहुँचे तो उन्हें भी उन वीरों को याद करके जिन्होंने जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, देश के लिए जिंदगानी लुटा दी। और आज हम किस ट्रैक पर चल रहे हैं, देश के नेता कौन से ट्रैक पर चल रहे हैं? बड़ी मुश्किल से, बड़े भाग्य से देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा सच्चा नेता मिला है जो देश को ऊंचाई की ओर ले जाने का पुरजोर परिश्रम कर रहा है। नेताओं को अपने भीतर झांकने की जरूरत है। हम भारत को शिखर पर ले जा रहे हैं या भारत की गरिमा को मिटा रहे हैं? आपस में भाईचारे के साथ रहकर हम देश के लिए कुछ करें। तो मैं सिर्फ एक गीत गाऊंगी छोटा सा, आपने सबने अपने अपने स्थान पर खड़े होना है झंडे लेकर। खून से लिखी हुई है मेरे वतन की ये कहानी, खून से लिखी हुई है मेरे वतन की ये कहानी, ये कहानी दर्द हकीकत है आँखों का पानी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे कोई सूली पे चढ़ा, कोई लाठी से मरा, गोली दुश्मन की खाकर कोई धरती पे गिरा। हंसते हंसते यहाँ बलिदान हो गई है जवानी, हंसते हंसते यहाँ बलिदान हो गई है जवानी। खून से लिखी हुई है मेरे वतन की ये कहानी, ये कहानी दर्द हकीकत है आँखों का पानी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश के प्रधानमंत्री